हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड आई। और आज से मैं पॉलिटी का एक सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर हम 250 से 300 क्वेश्चंस एमसीक्यू करेंगे और पर डे बेसिस पे ये क्लासेस होंगी जिसमें हम 30 क्वेश्चन पर डे करेंगे और कोशिश करेंगे कि 10 से 15 दिनों के अंदर ये हमारा सेशन कंप्लीट कवर हो जाए। और ये जो लेक्चर जो हमारा होगा ये 20-25 मिनट 30 मिनट अप्रॉक्स का होगा। सो आज हमारा पॉलिटी का पहला क्लास है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे कंटिन्यू करिएगा और आगे के सेशंस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दो पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है। एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड दूसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि हमें पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी हमारी 1946 के अंदर बनी थी। एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया था वो कब तक बन गया था 1949 तक। 1949 में डेट क्या है 26 नवंबर। ओके, 26 नवंबर तक हमारा बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन और 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। चलिए हम आगे कुछ चीज़ें और यहाँ पे दी हुई हैं उसको इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आपको पेज दिख रहा है बुक का, ये आपको लोगो दिख गया है यहाँ पे। सेकंड जो आपको दो बुक और भी दिख रहे हैं, बुक नहीं इनको कहेंगे हम, एक तरीके का लॉ ही लॉ है। लॉ किस टाइप का है, ये क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ में भी जो पहला ये आपको बुक दिख रहा है आईपीसी इंडियन पिनल कोड, जो पिनल कोड की जो भी धाराएं लगती हैं आपने सुना होगा। तो जो भी धाराएं लगती हैं थाने के अंदर, अब जब तक हो जो भी थाने का आप लॉ बोल सकते हो, जो कानून आप बोल सकते हैं थाने का एंड पुलिस स्टेशन का जो भी कानून होगा, आईपीसी की धाराएं जो भी लगती है वो इस बुक के अंदर रिटेन होता है। देन सेकंड जो हमारा क्रिमिनल से रिलेटेड जो हमें बुक पढ़ना होता है, ये हमारा क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसके अंदर जो भी कोर्ट से रिलेटेड, जैसे किस तरीके की लॉ है ना, किस तरीके की केसेस कोर्ट किस टाइप से डील करेगी कोर्ट और उन्हें किस तरीके की सजाएं मिलेंगी, है ना, वो सारी चीज़ें डील की गई है इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन अपना एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, whose recommendation is mandatory to impeach the president of India from his office before the completion of his or her term। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच कैसे किया जा सकता है, यानी उनके पोस्ट से उनको हटाया कैसे जा सकता है। उनका जो 5 साल का जो टेन्योर होता है, 5 साल का टेन्योर पूरा किए बगैर उससे पहले उनको कैसे हटाया जा सकता है। बेसिकली आज तक इंडिया के अंदर नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट के टेन्योर कंप्लीट होने से पहले प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया गया हो। बट उसका जो प्रोसेस है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से है, 1/4 मेजॉरिटी 1/4 मेजॉरिटी से जो इम्पीचमेंट बिल जो होगा वो पास करना होगा, इधर लोकसभा से या राज्यसभा से। देन 14 डेज़ का एक अल्टीमेटम दिया जाता है, 14 डेज़ का एक ड्यूरेशन दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हो, 14 दिन का एक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी होती है राज्यसभा से एंड 2/3 मेजॉरिटी होती है लोकसभा से। दोनों से, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों से इस बिल को पास करने के बाद अब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट पॉसिबल है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस है। ये एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कुछ रेलवे में भी पूछे गए हुए हैं। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरीके के रिट्स हैं, तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5। और ये हमारा 2 हाउसेस। ओके, इसका जो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो ये 2 हाउसेस होगा, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउसेस से। सेकंड का जो आंसर है कितने तरह की रिट्स है, तो ये 5 तरीके की रिट्स हैं। कौन कौन सा रिट्स है भाई, तो ये एक है हेबियस कॉर्पस का, दूसरा है मैंडमस का, तीसरा है प्रोहिबिशन का, देन सर्टियोरडी, देन क्यू वारंटो। तो ये 4 तरीके की हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मैंडमस, सर्टियोरडी एंड क्यू वारंटो, तो ये 5 तरीके के जो रिट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। तो ये रिट्स जो हैं वो कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया हुआ है, तो ये है आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 को क्या बोला गया है, भीमराव अम्बेडकर ने इसको क्या बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड
सोल, ओके, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको बोला हुआ है। अब एक और चीज़ें इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 32 एंड 226, आर्टिकल 32 एंड 226 आपको राइट देता है ये 5 रीट्स के रिगार्डिंग, मतलब इस पांचों रीट्स के रिगार्डिंग आपको आर्टिकल 32 एंड 226 राइट देता है कि आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, एंड आर्टिकल 226 आपको राइट देता है कि आप हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो। रीट्स का ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो हमें क्वेश्चन सेशन करना है, तो काफ़ी मैं फास्ट कर रहा हूँ। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशनड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी मेंशन है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कौन से पार्ट में है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारा वो पार्ट 3 के अंदर है। पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और देन डीपीएसपी हमारा कौन से पार्ट के अंदर है? तो डीपीएसपी हमारा पार्ट 4 के अंदर है। एंड देन हमारा क्या आ जाता है? फंडामेंटल, ओ सॉरी, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल राइट है हमारा थर्ड पार्ट के अंदर, डीपीएसपी हमारा फोर्थ पार्ट के अंदर, एंड फंडामेंटल ड्यूटी है वो पार्ट 4A के अंदर। ओके, पार्ट 4 के अंदर हमारा फंडामेंटल ड्यूटी हो जाता है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो होगा उसका आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 51A होगा। फिर हमारा जो फंडामेंटल सॉरी डीपीएसपी है उसका आर्टिकल कौन कौन सा होगा? आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। एंड देन हमारा जो फंडामेंटल राइट जो है उसका आर्टिकल कौन कौन सा होगा? आर्टिकल 12 टू 35। ओके, तो ये हमारे आर्टिकल इससे रिलेटेड हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़। हाँ, और एक और चीज़, फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी राइट नाउ अभी कितने हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तब फंडामेंटल ड्यूटी हुआ करता था 10। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनी थी उस वक्त फंडामेंटल ड्यूटी नहीं हुआ करता था, सॉरी, उस वक्त फंडामेंटल ड्यूटी नहीं हुआ करता था। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है। ये कौन सा अमेंडमेंट था 1976 में? 42nd अमेंडमेंट। ओके, 42nd अमेंडमेंट को और हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट, मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 के अंदर। ओके, उस वक्त कितना फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था? उस वक्त 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था। उसके बाद एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड किया गया, ये क्या था? राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन इन द सेंस 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना था इसके अंदर। तो टोटल अभी जो बात की जाए तो फंडामेंटल ड्यूटी अभी कितनी हो जाती है टोटल? तो अभी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटी है और 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी था राइट टू एजुकेशन, ये कब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था? तो ये 2002 में कौन सा, ये जो एक फंडामेंटल ड्यूटी राइट टू एजुकेशन है उसको ऐड किया गया था। ये कौन सा अमेंडमेंट था? ये आपको 85th अमेंडमेंट था। ओके, 2002। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद कर ले। तो ये टोटल इसका आंसर हो जाएगा हमारा 11th। ओके, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, अभी हमने डिस्कस किया पार्ट 4 की बात की। पार्ट 4 हमारा किससे डील करता है? ये हमारा डीपीएसपी से डील करता है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कौन से आर्टिकल तक है? हमने अभी आर्टिकल डिस्कस किया 36 टू 51। ओके, ये कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी जो लिया गया है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म क्यू एरेंटो? क्यू एरेंटो हमने क्या देखा? 5 जो रीड्स हमने देखी थी, 5 रीड्स के अंदर उसमें से एक रीड्स आ जाता है हमारा क्यू एरेंटो। क्यू एरेंटो क्या कहता है? पब्लिक ऑफिसेस के रिगार्डिंग कहता है। आपने पब्लिक ऑफिस ज्वाइन किया और पब्लिक ऑफिस और आपके सीट के ऊपर कोई और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, तो आप क्यू वारंटो का केस कर सकते हो। बाई वाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से, किस राइट से आप इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सीट के ऊपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सीट के ऊपर आप बैठे हो, तो किस अथॉरिटी से वो इसका मीनिंग हो जाता है। बाई वाट अथॉरिटी और वारंट, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन, द मेथड ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ टेकन फ्रॉम विच कंट्री?
प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसका मेथड जो है वो इंडिया के अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक और चीज़ लिया था, दैट इज़ डीपीएसपी, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। हु अमंग द फॉलोइंग गिव द मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी? मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी किसने दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ओथ की बात आ जाती है जान फ्रेंड्स, तो ओथ की बात आ जाती है, तो ओथ की अगर बात करें तो चीफ जज है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज होते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है। चीफ जज को ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जज। ओके, ये एक साइकिल टाइप से। और प्राइम मिनिस्टर को भी ओथ कौन दिलाएगा? तो प्राइम मिनिस्टर को भी ओथ जो दिलाएंगे वो प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे। ओके, एंड ओके, सीएम, अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है गवर्नर। और गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है? तो ये हाई कोर्ट के जो चीफ जज होंगे, चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के चीफ जज को कौन ओथ दिलाएगा? वो है गवर्नर। तो ये एक सर्कल है। तो मतलब इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाता है? ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? तो ये हमारा ओथ ऑफ द हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हो जाएगा हमारा चीफ जज ऑफ इंडिया। एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ हमारा कौन से शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ जो बोलते हैं दल बदल, हिंदी में बोलते हैं उसको दल बदल कानून। ओके, दल बदल कानून हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को। तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर है ना मेंशन, सॉरी शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है? ओके, तो ये 10th शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ। का राइट आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ सुप्रीम कमांड ऑफ द इंडियन डिफेंस? इंडियन डिफेंस का सुप्रीम कमांडर किसे कहा जाता है? तो ये हम सबको पता है कि डिफेंस का जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो है प्रेसिडेंट। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सर्टियोररी? सर्टियोररी, ये जो हमारे 5 रीट्स हैं उस 5 रीट्स के अंदर ये भी आता है सर्टियोररी। सर्टियोररी क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ओके, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट एक टीम डिसाइड करती है। वो टीम क्या करती है? वो केसेस डील करती है किससे रिगार्डिंग? जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो केसेस चल रही है उस केसेस के रिगार्डिंग एक ग्रुप क्रिएट करती है और उस ग्रुप को अथॉरिटी देती है कि वो केसेस जो कोर्ट के अंदर जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस को डील कर सकती है। एक अथॉरिटी मिल जाती है उस ग्रुप को, उसको हम क्या बोलते हैं? टू बी सर्टिफाइड टू बी इन्फॉर्म्ड। ओके, हु अपॉइंट गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? स्टेट के अंदर जो गवर्नर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? तो दोस्तों ये यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये इसको याद कर लीजिएगा। गवर्नर को अपॉइंट तो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट ओथ कौन दिलाते हैं गवर्नर को? ये हमने बताया था हाई कोर्ट के चीफ जज। ओके, और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट? ये गवर्नर की बात हो रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। इलेक्ट कौन करती है? इलेक्ट करती है डेमोक्रेसी, जनता के थ्रू इलेक्शन इलेक्ट होते हैं प्राइम मिनिस्टर, बट उनको अपॉइंट कौन करते हैं? अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी? देखो बेसिकली 3 तरीके की इमरजेंसी है इंडिया के अंदर। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड देन फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 352। स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 360। ओके, तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो 3 तरीके की इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी लग चुका है 1975 के अंदर। ओके, 1975 के अंदर। स्टेट इमरजेंसी आप स्टेट में काफ़ी बार सुना होगा न्यूज़ के अंदर। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया के अंदर अभी तक नहीं लगी हुई है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर।
हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी। तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है नेशनल इमरजेंसी, तो यहाँ पे आप ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा। नेशनल इमरजेंसी का क्या है 352, ओ सॉरी यहाँ ऑप्शन दे रखा है नेशनल इमरजेंसी, ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ, आई थिंक हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी टू हाउसेज, ओके ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी टू हाउसेज ऑफ द कंट्री, ओके राज्यसभा, दो हाउसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों का मेंबर नहीं है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेंबर होता है लोकसभा का, फाइनेंस मिनिस्टर भी मेंबर होता है लोकसभा का, रेलवे मिनिस्टर भी मेंबर होता है लोकसभा का, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो मेंबर नहीं होते, ना लोकसभा के होते हैं और ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट जो हमें आंसर देखने को मिल जाता है वो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट आंसर तो है, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हम जान लेते हैं इसके रिगार्डिंग। जो 5 साल का जो प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर होता है, इलेक्शन 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, 5 साल के इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट असेंबली लगेगी राज्यसभा या लोकसभा की, जो पार्लियामेंट का पहला जो सेशन होगा, उस सेशन को लीड कौन करेगा? सेशन को लीड कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट होंगे उस सेशन के अंदर। ओके, फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं। देन ईच ईयर, हर साल जब एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है, जब और फिर से नया सेशन स्टार्ट होता है, तो उस वक्त जो फर्स्ट डे होगा उस दिन भी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन एडिशनल आपको याद कर लेना है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जा रही है, तो फंडामेंटल ड्यूटी हमने पहले भी डिस्कस किया है, कौन से पार्ट के अंदर मेंशन किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ओके फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं पार्ट 3 के अंदर, सॉरी ये फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की तो पार्ट 4 के अंदर। हमने एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पढ़ा है, एक मिनट इसको ज़रा एक बार चेक कर लो। पार्ट 4, ओके व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म क्यू आर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटी, ओके फंडामेंटल ड्यूटी बिल्कुल सही है। अब पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी हमारी हो जाती है, एंड DPSP किसके अंदर हो जाता है? पार्ट 4 के अंदर। पार्ट 4 के अंदर DPSP, 4A के अंदर, ठीक है 4A के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटी, एंड पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? स्टेट के अंदर गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो एज क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। प्रेसिडेंट बनने के लिए या गवर्नर बनने के लिए एज होनी चाहिए 35। ओके, प्राइम मिनिस्टर CM बनने के लिए एज होनी चाहिए मिनिमम 25। वन सेक, प्राइम मिनिस्टर एंड CM बनने के लिए 25 एज होनी चाहिए मिनिमम। ओके, देन अगर आपको पंचायत में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो मिनिमम एज होनी चाहिए 21। तो ये एज क्राइटेरिया है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए 35, प्राइम मिनिस्टर एंड CM के लिए 25 मिनिमम, एंड पंचायत के अंदर इलेक्शन लड़ना है आपको तो 21 होनी चाहिए, और हमें वोट डालने के लिए 18 हमें यहाँ की पता है। चलिए फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर होने के लिए 35। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम द फाइनेंशियल इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, तो आर्टिकल 360 के अंदर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी की बात की जा रही है, तो
352 के अंदर हमारा ये इसका होगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 352 कॉन्स्टिट्यूशनल 352 ओके, आर्टिकल 352 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। How many members of upper house, that is Rajya Sabha, can nominated by President of India? I think 20 नंबर क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐड करेंगे। और how many member of upper house Rajya Sabha can be nominated by the President of India? अपर हाउस दैट इज राज्यसभा एंड लोअर हाउस। अपर हाउस क्या होता है? राज्यसभा। लोअर हाउस हमारा क्या होता है? लोकसभा। तो राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा में 12 मेंबर जो होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं, एंड लोकसभा में दो सीट्स एंग्लो इंडियन का था। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंट का भी क्वेश्चन है। एंग्लो इंडियन जो थे उनकी सीट्स को ख़त्म कर दिया गया है। अब कब किया गया था? 2019 में, 2019 में जो 2 सीट्स हुआ करता था एंग्लो इंडियन का लोकसभा के अंदर, वो सीट को अब ख़त्म कर दिया गया है। पहले जो इलेक्शन होता था 545 सीट्स के अंदर, बट अब 2 सीट खत्म होने की वजह से 543 सीट्स के अंदर अभी इलेक्शन होता है। और टोटल जो सीट्स की बात की जाए तो कितनी सीट्स है? 552 सीट्स। ओके, टोटल जो सीट्स की बात की जाए तो 552 सीट्स है, ये बात की जा रही है लोकसभा की। एंड देन राज्यसभा में कितनी सीट्स है? 250, जिसमें 12 नॉमिनेटेड होते हैं। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हमने पहले भी डिस्कस किया है। आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? ये 1976 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसिएबल इन नेचर? जस्टिसिएबल क्या हमारा फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? जस्टिसिएबल है? बिल्कुल भी नहीं। डीपीएस भी जस्टिसिएबल है? बिल्कुल भी नहीं। जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये है जस्टिसिएबल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। Which of the following right has been removed from the fundamental right and converted to a simple legal right? देखो बेसिकली फंडामेंटल राइट हमारा किस में दिया हुआ है? आर्टिकल पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 to 35 के अंदर। और कितने फंडामेंटल राइट हमारे हैं? वो हैं 7 फंडामेंटल राइट। बट राइट नाउ अभी कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट। जब कॉन्स्टिट्यूशन था, बना था, 7 फंडामेंटल राइट था, उसके बाद 6 फंडामेंटल राइट कर दिया गया। कौन सा एक फंडामेंटल राइट को रिमूव कर दिया गया है? वो था राइट टू प्रॉपर्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल में था? वो आर्टिकल 31 में था। उसको अब फंडामेंटल राइट से किस में रिमूव कर दिया गया? इसको कर दिया गया लीगल राइट के अंदर। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर क्या नहीं आता? टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाए रखना। टू इम्प्रूव, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट को बनाए रखना। टू प्रमोट हारमोनी एंड टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। अब फंडामेंटल राइट है हमारा, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हमारा वो आर्टिकल 19 के अंदर है, और 19A के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस मेंशन किया गया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? सीएजी, जहां हमने सुना है सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो कितने टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है उनका टेन्योर क्या होता है? 6 ईयर्स का होता है। ओके, 6 ईयर्स आइदर या 65 ईयर्स तक एज। इसका मतलब क्या हुआ? अगर उनका अपॉइंटमेंट 62 के एज में होता है तो वो 3 साल तक उस पोस्ट पे बने रह सकते हैं। उनका जॉब का जो टेन्योर होगा वो 3 ईयर्स होगा। बट उनका अपॉइंटमेंट अगर 59 के एज में होता है तो उनका टेन्योर जो होगा 6 ईयर्स का होगा। जो सीएजी का टेन्योर होता है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया? बेसिकली 2 तरीके का फंड है इंडिया के अंदर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा कंटिजेंसी। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो मेंशन किया गया है आर्टिकल 266 के अंदर, और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है हमारा वो मेंशन किया गया है आर्टिकल 267 के अंदर। ओके, तो कंटिजेंसी 267 एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266, दो इंपॉर्टेंट फंड है, इसको याद कर लीजिएगा। कंटिजेंसी फंड है वो डिजास्टर से रिलेटेड है, डिजास्टर से रिलेटेड फंड है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, डिजास्टर से। एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फंड होता है वो है, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे अभी। और कंसोलिडेटेड एंड दूसरा हमने पढ़ा था कंटिजेंसी। ओके, कंटिजेंसी का जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, और कंसोलिडेटेड जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ये डिजास्टर से रिलेटेड है, और ये जो फंड है कंसोलिडेटेड फंड की बात कर रहे हैं। कंसोलिडेटेड जो फंड है उस फंड में क्या होता है, उस फंड में ये होता है कि मनी का जो बजट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट होता है, बजट से एक्स्ट्रा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से वो पैसे लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो लेती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कस्टोडियन ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंटिजेंसी फंड का जो कस्टोडियन होता है वो होता है प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन तो करेक्ट आंसर जो हमारा हुआ है यूके, यूनाइटेड किंगडम का। व्हाट इज द इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम वोट ऑन अकाउंट इज वैलिड फॉर हाउ मेनी मंथ्स। वोट ऑन अकाउंट की बात हो रही, तो वोट ऑन अकाउंट वही चीज़ें हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उसके थ्रू, उससे है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे लेती है जब बजट से एक्स्ट्रा जब खर्च बढ़ जाता है गवर्नमेंट का, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पैसे लेती है। कितने टेन्योर के लिए, 2 मंथ के लिए मैक्सिमम ले सकती है, और उसका जो प्रोसेस होगा वो वोट ऑन अकाउंट के थ्रू होगा। ओके, तो इसका जो करेक्ट हमारा क्या आंसर हो जाता है, करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाता है ये 2 साल के लिए वोट ऑन अकाउंट के थ्रू 2 साल के 2 मंथ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे ले सकती है, किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इंडिया हैज़ टेकन ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्री, जुडिशियल रिव्यू की बात आती है तो जुडिशियरी, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन जनरली बनते हैं। एक बनता है जुडिशियरी, अगर जुडिशियरी की बात करो तो जुडिशियरी हमने कहाँ से लिया है, ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एंड जुडिशियल रिव्यू की बात करो तो जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो ये 2 क्वेश्चन है, जुडिशरी हमने लिया है ब्रिटेन से, एंड जुडिशियल रिव्यू जो लिया है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। सो गाइज ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था, और ये वीडियो इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपका सजेशन हो वीडियो के रिगार्डिंग उसको ज़रूर हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा, और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो का अगर अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।